दोस्तों, बहुत ही मजे की एपिसोड, एक्शन, सस्पेंस और भी बहुत कुछ एपिसोड आखिर तक लाजमी देखे, मजा आएगा। सब दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शुक्रिया। अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो रात को भी एपिसोड मिलेगी। चलते हैं आज की मजेदार एपिसोड की तरफ। पेशाब इसकी पतलून और जूते को तर करता हुआ फर्श पर बिछे हुए कालीन का भी बेड़ा गर्क करने लगा। इंतहाई नाजुक और संगीन तरीन सूरत हाल होने के बावजूद मैं दिल ही दिल में मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका था। ये जिंदगी भी अजीब चीज है। जन, जर और जमीन, यही तीनों चीजें जिंदगी का महवर हैं। दुनिया की इब्तिदा से अब तक जो कुछ भी होता आया है, इसकी बुनियाद यही तीनों चीजें रही हैं। दूसरों को तशद्दुद का निशाना बनाकर और अजियतें देकर हलाक करने में कोई आर नहीं समझा जाता। बाज औकात तो खुशी के शादियाने बजाए जाते हैं। किसी और की जिंदगी का चिराग गिल करते हुए कोई अफसोस दुख नहीं होता, लेकिन जब बात अपनी जिंदगी की हो और खतरात अपनी तरफ बढ़ते नजर आए तो खौफ के मारे पेशाब ही निकल जाता है। और ऐसी कैफियत इस वक्त पंडित रोहन की थी। मेरी नजरें कांवरी की तरफ उठ गंज। इसकी हालत अपने गिर्द से ज्यादा अबतर थी। इस हुसैन और नो उम्र लड़की ने जिंदगी में सिर्फ ऐश ही देखे थे। इस किस्म की सूरत हाल से कभी सामना नहीं हुआ होगा कि दूसरों को तड़पते हुए देखा जाए और जहन में ये ख्याल भी हो कि वो खुद भी इस खौफनाक अंजाम से दोचार होने वाली है। इसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो रहा था, जैसे सारा खून किसी अनजानी और उनदेखी कुव्वत ने निचोड़ लिया हो। इसकी टांगे होले होले काम रही थी और लगता था कि अब गिरी के तब गिरी। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। इसकी टांगों में खड़ा रहने की सकत नहीं रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे झुकती चली गई। मैं एक बार फिर पूजा की तरफ देखने लगा। वो कालीन पर पड़ी बार बार झटके खाकर गेंद की तरह उछल रही थी। इसका जिस्म भी दोहरा हो जाता और कभी वो बिल्कुल सीधी हो जाती और तशन्नुज की तरह पूरे जिस्म में इस कदर शदीद तनाव होता, लगता जैसे इसकी खाल फट जाएगी। इस वक्त वो ओनिधी पड़ी थी। एक जोरदार झटके से तकरीबन 1 फुट ऊपर उछली और नीचे गिरकर सीधी हो गई। अब इसके मुंह से चीखें नहीं निकल रही थी, मगर एक और चीज देखकर मैं कांप उठा। कई रोज पहले मैंने मनी लाल के चेले शोशान पंडित को भी इसी इंजेक्शन से इस तरह झटके खाकर और तड़पते हुए देखा था। मौत भी बड़ी अजियतनाक और दूसरों के लिए इबरतनाक थी, मगर पूजा इस वक्त जिस कैफियत से दोचार थी, इसने मुझे तड़पा कर रख दिया। पूजा के मुंह, नाक और कानों से खून बहने लगा था। इसके चेहरे पर शदीद तनाव पैदा हो रहा था। आंखें हलकों से बाहर आ रही थीं। तड़पने और झटके खाने के दौरान पूजा ने अपनी कमीज भी फाड़ दी थी। पूरे जिस्म की खाल खींच रही थी और फिर इसकी खाल चटकने लगी। इसमें इस तरह दरारें पड़ने लगे जैसे बरसों से कहत साली का शिकार बंजर और खुश्क जमीन चीख रही हो। मेरी मुट्ठियां भींच गईं, दांत कचकचाने लगे। मनी लाल, मैं गिन मैनों की परवाह किए बगैर चीखता हुआ इसकी तरफ लपका। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे, एक गिनमैन ने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर कलाशिन का दस्ता मेरे सीने पर मारा। जर्ब खासी जोरदार थी। यूं लगा जैसे मेरी कोई पसली टूट गई हो। मैं कराहता हुआ लड़खड़ा कर पूजा के ऊपर गिरा। मैं दोबारा उठकर मनी लाल की तरफ लपकना चाहता था कि इस शख्स ने कलाशिन की नाल मेरे सीने पर रख दी और दबाव डालते हुए गराआ, इस तरफ खड़े हो जाओ, वरना। इसकी उंगली बटन पर थी। मामूली सा दबाव मेरी जिंदगी का खात्मा कर सकता था। जिंदगी खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं कर सकूंगा और मनी लाल को कोई नहीं रोक सकेगा। जिंदगी रहने की सूरत में कुछ उम्मीद तो हो सकती थी, कोशिश तो की जा सकती थी। मेरे दिमाग में इस वक्त आंधियां चल रही थीं। पूजा की अजियतनाक मौत ने मेरे होश और हवास पर बेखुदी सी गिरा दी थी, लेकिन गिनमैन की जान से मार देने की धमकी ने जैसे ये सोचने का मौका फराहम कर दिया था कि मेरे लिए जिंदा रहना जरूरी था। इस तरह कम अज कम आखिरी लम्हों तक मैं कोई जिदोजहद तो कर सकता था। वो उम्मीद का बहुत नाजुक सा तार था जिसे मैंने थाम लिया। गिनमैन एक बार फिर गराआ और मैं उठकर कांवरी के करीब खड़ा हो गया, जो अभी तक फर्श पर बैठी हुई थी। इसके जिस्म पर लर्जा सा तारी था और मुझे हैरत थी कि वो अभी तक बेहोश नहीं हुई थी। मेरी मुट्ठियां अब भी भीनुची हुई थीं, दांत कचकचा रहे थे। मैंने एक बार फिर पूजा की तरफ देखा। चेहरे पर के अचाव की वजह से नक्श किसी हद तक बिगड़ गए थे। आंखें बाहर को निकली हुई सी लग रही थीं। मेरी आंखों में खून उतर आया। मेरी मुट्ठियां इस सख्ती से भीनुची हुई थीं कि उंगलियों के जोड़ बिल्कुल सफेद पड़ गए। मैं जिस तरह गुस्सा बर्दाश्त कर रहा था, वो कुछ में ही जानता था। मनी लाल, मैं इसकी तरफ देख कर चीखा, तुम जहन में रख लो, तुम्हारी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। मैंने जिस तरह पूजा को तड़पते हुए देखा है, तुम्हें इससे ज्यादा तड़पा कर मारूंगा। तुम मौत मांगोगे, मगर तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होने दूंगा।
اپنی زبان پر قابو رکھ بالک، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مستق گھوم جائے اور ہم تمہیں وقت سے پہلے ترک میں پہنچا دے، منی لال نے کہا۔ اس کی آنکھوں سے قہر برس رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے گلے میں لٹکے ہوئے سیاہ ناگ کو مسلسل سہلا رہا تھا۔ ہمارے ایک اشارے پر تمہارے جیون کا انت ہو سکتا ہے، مگر ہم تم کو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ تمہاری موت اس سے بھی زیادہ خوفناک ہوگی۔ اس نے پوجا کی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ ویسے آج ہم بہت خوش ہیں۔ اس روز تم نے اس انجیکشن سے شوشانت پنڈت کو بھی مرتے ہوئے دیکھا تھا اور آج اس رنڈی کو بھی مرتے ہوئے دیکھ لیا۔ کتنا فرق ہے دونوں کی موت میں۔ شوشانت پنڈت تو 4 بجے آرام سے مر گیا تھا، مگر اس کی موت سے مزہ آ گیا۔ ہم بہت خوش ہیں۔ ہمارا آخری تجربہ کامیاب ہوا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ہم کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ تمہارے شہروں میں سڑکوں پر ایسے مناظر جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ لوگ اس طرح تڑپتے رہیں گے اور دنیا کا کوئی ڈاکٹر ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ ابھی تو ہم بھی اس کا علاج دریافت نہیں کر سکے اور ہم اس کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے، مگر میں تمہارے دماغ کا علاج ضرور سمجھتا ہوں، میں نے کہا۔ تم انسانیت کے دشمن ہو۔ تم نے بھی یہ نہیں سوچا کہ کل کو یہی سب کچھ تمہاری قوم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم بے گناہوں کی زندگی سے کھیل رہے ہو۔ اگر تمہیں اپنے آپ پر اتنا ہی بھروسہ ہے تو اپنے ان چیلوں سے کہو کہ نالیاں ہٹائیں، میں 1 منٹ میں تمہارا مستق درست کر دوں گا۔ اب ہم تمہاری بات کا برا نہیں مانتے، منی لال نے کہا۔ مرنے والا ہر شخص ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ تم بھی مرنے والے ہو، لیکن پہلے میں تمہیں ان دونوں کا تماشا دکھاؤں گا، اس کے بعد تمہاری باری آئے گی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر پنڈت روہن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو نے تو خوب روپ بدلا روہن۔ پہلے تو ہم واقعی نہیں پہچان سکے تھے، مگر تمہارے الٹے ہاتھ کی چھٹی انگلی نے تمہارا بھرم کھول دیا۔ منی لال کی اس بات پر میں چونک گیا۔ پہلی مرتبہ پنڈت روہن سے میری ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت میں نے اس کے بائیں ہاتھ میں چھٹی انگلی دیکھی تھی جو بہت چھوٹی تھی اور 5ویں انگلی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس پر بھی توجہ نہیں دی تھی۔ منی لال نے اس کی یہ چھٹی انگلی کب دیکھی ہوگی، لیکن اس چھوٹی سی انگلی سے اسے پہچان لیا تھا۔ ہم تو سمجھا تھا کہ تم بھی مندر کی آگ میں جل کر بھسم ہو گئے تھے، مگر تم تو زندہ سلامت ہمارے سامنے کھڑے ہو، اور وہ بھی فرنگی بن کر۔ تم جانتے ہو ہم اپنے دشمن کو معاف نہیں کرتے۔ تم بچ گئے، اس کا مطلب ہے تم وہاں سے ساری دولت بھی نکال لے گئے تھے۔ اب تم مارے جاؤ گے، مگر پہلے وہ ساری دولت ہم کو دو گے۔ ہم جانتے ہیں اس مندر میں بہت دولت تھی، سونے کی کئی مورتیاں تھیں جو ہم تم سے لیں گے۔ پنڈت روہن اس سے پہلے تھر تھر کام رہا تھا، لیکن میری بے باکی اور بے خوفی دیکھ کر اس نے بھی حوصلہ پکڑا اور اپنے آپ پر قابو پا کر منی لال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، منی لال، تمہارا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ لوگ تمہارے خلاف ہو چکے ہیں، سرکار بھی تمہارے خلاف ہو چکی ہے۔ میری موت پر نہ تو لوگ خاموش ہوں گے اور نہ سرکار۔ تم بچ نہیں سکو گے، تمہیں اپنے کرموں کی سزا ضرور ملے گی۔ تمہاری لاش دیکھ کر بھی کوئی یقین نہیں کرے گا کہ تم پنڈت روہن ہو۔ مجھے اچنبھا ہے تم نے برہمنوں کی گدی کیسے سنبھال لی۔ برہمن تو تم بھی نہیں ہو، تم بھی پنچ جاتی کے ہو۔ موچی کے بیٹے جو لوگوں کے جوتے گانٹے گاڑے پنڈت منی لال بن گئے۔ تم جیسے باروپیوں نے ہی دھرم کو نشٹ کر رکھا ہے۔ روہن نے بھی ترکی با ترکی جواب دیا۔ یہاں ایک نئی بحث شروع ہو گئی تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہندوستان میں ذات پات کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ نیچلی ذات کے ہندوؤں کو اونچی ذاتوں والے قریب نہیں پھٹکنے دیتے تھے۔ برہمنوں کو ہندوؤں میں اعلیٰ ترین ذات سمجھا جاتا تھا۔ دھرم کی ٹھیکیداری بھی انہی کے پاس تھی، مندروں پر انہی کے قبضے تھے، لیکن روہن اور منی لال جیسے تیلی، موچی، چمار اور دوسری نیچلی ذاتوں کے لوگ بھی اس گنگا میں ڈبکیاں لگا رہے تھے۔ ابھی ہم تیرے کو بتائیں گے کہ دھرم کون نشٹ کر رہا ہے، منی لال نے کہا۔ پہلے اس چھوکرے کو انجیکشن لگاؤں گا اور پھر تم سے ہم یہ پوچھیں گے کہ وہ دولت کہاں چھپائی ہے۔ اس کے منی لال کا جملہ مکمل نہیں ہو سکا۔ چھناکے کی ایک زوردار آواز ابھری جس نے ہم سب کو چونکا دیا۔ اس کمرے کی کھڑکیاں سڑک کی طرف تھیں۔ چھناکے کی آواز سے پہلے ایسی آواز بھی سنائی دی تھی جیسے ہتھیار سے گولی چلائی گئی ہو۔ کرشمہ اور پنڈت کالی تیزی سے دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ کھڑکی کا وہ شیشہ گولی کی آواز سے ہی ٹوٹا تھا۔ وہ گولی کس نے چلائی تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ آسمان سے گری تھی کوئی فرشتہ کرتا ہوا ہوٹل کی اس چھٹی منزل کے سامنے سے گزر گیا تھا۔ بہرحال قسمت نے مجھے ایک موقع فراہم کر دیا تھا۔ چھناکے کی آواز سے سب ہی اس طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ شیشے کا ایک ٹکڑا اس گن مین کے ہاتھ پر لگا تھا جو کھڑکی کے قریب کھڑا تھا۔ وہ بچ کر اپنی جگہ سے اچھلا اور میں اس وقت چیتے ہوئے اس گن مین پر چھلانگ لگا دی جو مجھے اور کاوری کو کاراکوف کی زد میں لیے کھڑا تھا۔ میں نے ایک ہی جھٹکے میں اس کے ہاتھ سے کاراکوف چھین لی اور اس گن مین کو نشانے پر لے کر بٹن دبا دیا جس نے روہن کو زد پر لے رکھا تھا۔ کلاشن سے نکلنے والی اس کے جسم میں پیوست ہو گئیں۔
मैंने कलाशिन का रुख तीसरे गनमैन की तरफ कर दिया जिसके हाथ पर शीशे का टुकड़ा लगा था। वो भी आन की आन में ढेर हो गया। कलाशिन इसके हाथ से निकलकर खिड़की से बाहर जा गिरी। मनीलाल वाकई बहुत चालाक आदमी था। इसने गालिबन 1 सेकंड के 1000वीं हिस्से में सूरत हाल का अंदाजा लगाकर इस दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी जहां से पहले वो बरामद हुआ था। इसने अंदर घुसते ही दरवाजा बंद कर लिया था। दूसरे गनमैन की कलाशिन एक तरफ गिरी हुई थी। कृष्णा ने भी पहले मनीलाल के पीछे छलांग लगाने की कोशिश की थी, मगर मनीलाल दरवाजा बंद कर चुका था। सरिंज अभी तक कृष्णा के हाथ में थी, जिसे इसने एक तरफ फेंक दिया और कालीन पर पड़ी हुई गिन की तरफ छलांग लगा दी। मगर इसी लम्हे पंडित रोहन भी जैसे होश में आ गया। इसने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर कृष्णा की खोपड़ी पर ठोकर रसीद कर दी। कृष्णा चीखता हुआ पीछे उलट गया। पंडित रोहन ने इसे संभलने का मौका नहीं दिया और इस पर ठोकरें बरसाने लगा। वो गनमैन जिससे मैंने कलाशिन छीनी थी, कावरी की तरफ झपटा। शायद वो इसे गिरफ्त में लेकर अपनी ढाल बनाना चाहता था, लेकिन मैंने इसे कावरी तक पहुंचने का मौका नहीं दिया। मेरी कलाशिन से निकलने वाली बौछार ने इसे रास्ते ही में घेर कर दिया था। मैंने कावरी की तरफ देखा। वो ओनिधी पड़ी हुई थी, दोनों हाथ सर पर रखे हुए थे और बुरी तरह चीख रही थी। कावरी, संभालो अपने आप को, मैं चीखता हुआ अंदर वाले दरवाजे की तरफ लपका। दरवाजा शायद अंदर से लॉक कर दिया गया था। मैंने लॉक पर कलाशिन की नाल रखकर बटन दबा दिया और जोरदार ठोकर मारी। दरवाजा खिल गया। मैंने एक नज़र पंडित रोहन की तरफ देखा जो अब भी कृष्णा पर ठोकरें बरसा रहा था। मैं कलाशिन तान कर दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। ये बेडरूम था जो खाली था, अलबत्ता दाएं तरफ एक और दरवाजा था। इसे भी कलाशिन की मदद से खोलना पड़ा। दूसरी तरफ मुलाकात का कमरा था और सामने ही राहदारी की तरफ खिलने वाला दरवाजा था। ये दरवाजा चौपट खुला हुआ था। मैंने इस कमरे से निकलकर राहदारी में इधर उधर देखा। दाएं तरफ सामने वाली राहदारी के एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और एक औरत बाहर झांक रही थी। मुझे देखकर इसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर मैं पहले ही इसके करीब पहुंच गया और दरवाजे में पीर फंसा दिया। इस दरवाजे से एक आदमी निकला था। वो किधर गया? मैंने चीख कर पूछा। ओह, इस तरफ। औरत ने हकलाकर एक तरफ इशारा किया। मेरा पीर हत्ते ही इसने दरवाजा धड़ से बंद कर दिया। इस तरफ राहदारी के इख्तिताम पर लिफ्टें थीं, उनसे जरा हिट कर नीचे जाने के लिए जीना था। मैं लिफ्टों की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन निस्फ रास्ते में रुक गया। राहदारी में एक सिया नाग रेंगता हुआ बड़ी तेजी से एक कमरे के दरवाजे की तरफ जा रहा था। ये वही नाग था जो कुछ देर पहले तक मनीलाल के गिले का हार बना हुआ था। दौड़ते हुए शायद ये सांप गिर गया था। मनीलाल ने अपने आदमियों की परवाह नहीं की थी, उन्हें छोड़कर भाग निकला था। सांप की इसे क्या परवाह हो सकती थी? मैंने कलाशिन का रुख नीचे की तरफ करके टगर दबा दिया। सांप के फटे उड़ गए। मैं दौड़ता हुआ लिफ्ट के करीब पहुंच गया। ऊपर रोशन नंबर बता रहे थे कि एक लिफ्ट नीचे जा रही थी और दूसरी ऊपर आ रही थी, और इत्तेफाक से इस वक्त दोनों दरवाजों पर दो के हिस्से रोशन थे। मैंने जीने पर आकर देखा, जीना भी सुनसान था। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि मनीलाल लिफ्ट के जरिए नीचे जा चुका था। इसे रोकने का कोई जरिया नहीं था। अलबत्ता नीचे जाकर वो हमारे लिए मसला पैदा कर सकता था। मैंने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। जब मैं कमरे में पहुंचा तो एक सनसनीखेज मंजर मेरे सामने था। पंडित रोहन ने कृष्णा को दोनों हाथों पर सर से ऊपर उठा रखा था। कृष्णा बुरी तरह चीख रहा था। पंडित रोहन ने चक्कर काटते हुए इसे सर के ऊपर धुमाया और फिर खिड़की की तरफ उछाल दिया। एक जोरदार छेनाका हुआ और कृष्णा खिड़की तोड़ता हुआ बाहर की तारीकी में गायब हो गया। फिजा में गूंजने वाली इसकी आखिरी चीख बड़ी खौफनाक थी। पंडित रोहन ने कालीन पर पड़ी हुई कलाशिन उठा ली और फिर हम दोनों ने कावरी को बाहों से पकड़कर उठा दिया। वो खौफ से थरथर कांप रही थी। अपने हवास को काबू में रखो कावरी, मैंने इसे झंझोड़ दिया। मनीलाल भाग गया है, हमें भी फौरन यहां से निकलना है। पंडित रोहन ने कावरी को संभाल लिया था। मैंने कावरी का हाथ छोड़ दिया और पूजा की लाश पर झक गया। पूजा ने एक मर्तबा कहा था कि वो अपना जीवन दे देगी, मगर मेरे भरोसे को धोखा नहीं देगी। इसने अपना वदा पूरा कर दिया था। मैंने इसकी पेशानी पर बोसा दिया और उठकर खड़ा हो गया। कमरे से बाहर निकलते हुए भी मैंने मुड़कर पूजा की लाश की तरफ देखा और फिर हम तीनों लिफ्ट की तरफ दौड़ने लगे। ऊपर आने वाली लिफ्ट की प्लेट पर 6 का हिस्सा रोशन था और फिर इस वक्त 6 का हिस्सा रोशन हो गया। लिफ्ट का दरवाजा किसी भी वक्त खिल सकता था। मैं कलाशिन तान कर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। मैंने तय कर लिया था कि लिफ्ट से जो कोई भी बरामद होगा, इसे कलाशिन की जद पर लेकर लिफ्ट में घुस जाएंगे और नीचे पहुंचकर तभी कलाशिन के जोर पर अपना रास्ता बनाते हुए निकल जाएंगे। रोहन ने एक हाथ से कावरी को बाजू से पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में कलाशिन संभाल रखी थी।
लिफ्ट का दरवाजा खुला और अंदर से बरामद होने वाले 2 आदमियों को देखकर मैं उछल पड़ा। वो शक्ति, राम और मिट्ठू थे। मत चिल्लाना गुरु, शक्ति मुझे देखते ही चीख उठा। लिफ्ट में आ जाओ, जल्दी करो। मिट्ठू और शक्ति को देखकर मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे, मगर ये सोचने का वक्त नहीं था कि वो लोग यहाँ कैसे पहुंचे थे। मैंने पहले रोहन और कांवरी को दाखिल होने का मौका दिया, फिर खुद भी अंदर घुस गया। शक्ति ने अब भी ऑटोमेटिक दरवाजे को हाथ से रोक रखा था, फिर इसने बाहर गर्दन निकालकर उधर उधर झांका। वो कहाँ है गुरु? वो तुम्हारी? इसने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैं इसका मतलब समझ गया, वो पूजा का पूछ रहा था। वो अब हम में नहीं रही शक्ति, मैंने मध्यम लहजे में जवाब दिया। शक्ति ने दरवाजा छोड़ दिया। मिट्ठू पहले ही ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा चुका था। ऑटोमेटिक दरवाजा बंद हो गया। लिफ्ट ने तेजी से नीचे का सफर शुरू कर दिया। मनी लाल दूसरी लिफ्ट से नीचे भाग गया। मैंने शक्ति को बताया। वो कहीं नहीं जा सकेगा, शक्ति ने परसुकून लहजे में जवाब दिया। ग्राउंड फ्लोर पर हम लिफ्ट से निकले तो लारी में सन्नाटा था। शानदार इस्तिकबालिया का डेस्क भी खाली पड़ा था। अलबत्ता बाहर वाले दरवाजे के करीब लिफ्ट के सामने 2 आदमी खड़े थे। उन दोनों के हाथों में ऐसी ही कलाशिन थीं जो हमारे पास थीं। वो शक्ति, राम के आदमी थे। मनी लाल कहाँ गया? तुम लोगों ने इसे रोका क्यों नहीं? शक्ति ने लिफ्ट के सामने खड़े हुए आदमी से पूछा। मनी लाल तो इधर नहीं आया, इस शख्स ने जवाब दिया। और फिर इंकिशाफ हुआ कि इस वक्त लिफ्ट जब नीचे आई थी तो खाली थी। मेरा तो दिमाग ही घूम गया और दिमाग में जैसे पटाखे पेवड़ती हुए महसूस होने लगे। मनी लाल नीचे अगर नहीं आया तो फिर कहाँ गायब हो गया? शक्ति ने बीच कर अपने आदमियों को कुछ हिदायत दी और हमें लेकर बाहर की तरफ दौड़ा। शीशे के बड़े मरकजी दरवाजे से निकलकर हम अपनी फिएट की तरफ दौड़े। गुरु, तुम लोग निकल जाओ, हम यहां संभाल लेंगे, शक्ति ने चीख कर कहा। पार्किंग में सन्नाटा था। होटल के सामने अलबत्ता सड़क पर ट्रैफिक जारी था। होटल हिल्टन ऐसा नहीं था कि इसकी लाबी रात के इस वक्त सुनसान और वीरान नजर आए। वो तो बाद में इंकिशाफ हुआ कि शक्ति का एक आदमी होटल के दाखिली गेट पर भी खड़ा था, जिसने अंदर आने वाली गाड़ियों को बाहर ही रोक रखा था। बाहर वालों को ये पता नहीं चल सका था कि अंदर क्या हो रहा है, क्या हो चुका है। मैं कांवरी के साथ पिछली सीट पर बैठ गया और पंडित रोहन ने फिएट का स्टीयरिंग संभाल लिया। होटल का खारजी गेट खाली था। फिएट तेजी से इस गेट से निकली और बाई तरफ मुड़कर तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ने लगी। पंडित रोहन ने इस बात का ख्याल रखा था कि हमारा ताक़ुब तो नहीं हो रहा। वो बार बार अकबी मंजर सामने वाले आईने में देख रहा था। कई सड़कों पर घूमने के बाद इसने मुतमईन होकर फिएट एक और रास्ते पर मोड़ दी। कांवरी मेरे साथ चुपकी बैठी थी। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी और इसका बदन अब भी होले होले कांप रहा था। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा तो वो झुरझुरी सी लेकर मेरी आगोश में ओनिधी हो गई। मैं इसकी पीठ ठीक करने लगा। फिएट पहाड़ी वाली सड़क पर चढ़कर बंगले के गेट के सामने रुक गई। पंडित रोहन कार का इंजन चलता छोड़कर नीचे उतर गया और गेट के पिल्लर पर काल बैल के बटन के साथ लगे हुए टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल जैसे डिवाइस पर चंद बटन दबाने लगा। गेट खिल गया। वो दोबारा कार में अंदर आ गया और कार को गेट के अंदर ले जाकर रोक दिया और पीछे मुड़कर बोला, कांवरी उतर कर गेट बंद करो। कांवरी सीधी होकर बैठ गई। इसने पहले उधर उधर देखा और फिर कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गई और पार के अंदर की तरफ लगे हुए इसी तरह के डिवाइस पर एक बटन दबा दिया। ये दरवाजा आम दरवाजों की तरह अंदर आ बाहर की तरफ नहीं खिलता था, बल्कि इसके बड़े बड़े दरवाजे स्लाइडिंग थे। फर्श पर लोहे की एक पट्टी लगी हुई थी। दरवाजों के नीचे छोटे छोटे पहिए लगे हुए थे। रोहन ने अपनी हिफाजत का बहुत शानदार इंतजाम कर रखा था। ये ऑटोमेटिक गेट रिमोट कंट्रोल के जरिए भी खोला जा सकता था, लेकिन इस वक्त इसके पास रिमोट नहीं था, जिस वजह से इसे कार से उतरकर पार पर लगे हुए मखसूस बटन दबाने पड़े थे। कांवरी गेट बंद करके दोबारा कार में आ गई। इस मर्तबा वो सीधी बैठी थी। इसके चेहरे के तासुरात भी बदल गए थे। इसे इत्मीनान हो गया था कि वो खैरियत से घर पहुंच गई है। बंगले की असल इमारत गेट से काफी फासले पर थी और वहां तक पुख्ता सड़क बनी हुई थी, जिसके दोनों तरफ फूलों की क्यारियां थीं। उन्हीं क्यारियों में और लान में किसी और जगह रात की रानी के पौधे भी लगे हुए थे। तेज खुशबू फिजा में फैली हुई थी। पोर्च में कार रोक कर रोहन ने इंजन बंद कर दिया और दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। मैंने अपनी तरफ का दरवाजा खोल दिया और नीचे उतर आया। रोहन ने कांवरी की तरफ देखकर कहा, जो अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर उतर चुकी थी, कार को लेकर जाकर पीछे वाले गैराज में बंद कर दो और सारी चीजें इसमें से निकाल लो। कांवरी ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट करने लगी। मैं रोहन के साथ बरामदे में आ गया। इसके बाल बिखरे हुए थे। इस वक्त बरामदे वाला दरवाजा खुला और देवी बरामद हुई। चेहरा सता हुआ और आंखों में हल्की सी सुर्खी थी। साफ लग रहा था कि वो सोते में से उठकर आई थी।
सो रही थीं। मैंने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, सोफे पर बैठे बैठे ऊँग आ गई थी, देवी ने उधर उधर देखते हुए कहा। पूजा कहाँ है? इसने कांवरी को तो देख लिया था, मगर जाहिर है पूजा इसे दिखाई नहीं दी थी। पूजा मनीलाल की दरिंदगी का शिकार हो गई। मैंने मध्यम लहजे में जवाब दिया। आओ अंदर आराम से बात करेंगे। देवी का चेहरा धुआ हो गया। वो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। उन दोनों का ताल्लुक चंद रोज से ज्यादा पुराना नहीं था। पहले रोज देवी को देखकर पूजा की तेवरी पर बिल पड़ गए थे, लेकिन चंद घंटों में उनमें दोस्ती हो गई थी और फिर इकट्ठे रंग रुलियों का खेल भी खेला था। यानी पिछले चंद रोज के दौरान तो उनमें गाड़ी छन गई थी और अब पूजा की खबर सुनकर देवी पर गोया बिजली सी गिरी थी। वो बेहिस ओ हरकत खड़ी पलक झपके बगैर मेरी तरफ देख रही थी। आओ अंदर चली, मैंने इसका बाजू पकड़ लिया। अंडत रोहन हमसे पहले अंदर जा चुका था। हम बड़े हाल में दाखिल हुए तो मेरी नजर हाल के आखिरी सिरे पर बार काउंटर की तरफ उठ गई। रोहन शराब की एक बोतल मुंह से लगाकर गटागट पी रहा था। इस वक्त इसे वाकई इस चीज की जरूरत थी। मैं भी बड़ी शिद्दत से काफी आचाय की तलब महसूस कर रहा था। काफी आचाय बना सकती हो? मैंने देवी की तरफ देखा। हाँ, तुम बैठो, मैं अभी बना कर लाती हूं, देवी कहते हुए किचन की तरफ चली गई। मैं एक सोफे पर ठेर हो गया। काराकोफ सामने सेंटर टेबल पर रख दी थी। मेरा दिमाग अभी भी घूम रहा था और कमटियां सुलग रही थीं। पूजा की मौत का खौफनाक मंजर बार बार मेरी आंखों के सामने घूम जाता। मैंने कई लोगों को मरते हुए देखा था, कई लोगों को अपने हाथों से मौत के झाट उतारा था, मगर ऐसी खौफनाक मौत मैंने भी नहीं देखी थी। वो मंजर याद करके मेरा दिल अब भी कपकपाने लगता था और ये सोच कर ही मेरा दिमाग घूम रहा था कि मनीलाल के तैयार किए हुए ये इंजेक्शन मेरे मुख भेजे जाएंगे, वहां मौत का ये खौफनाक खेल खेला जाएगा, बेगुनाहों के खून से होली खेली जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जोर जोर से सर झटकने लगा। कांवरी बरामदे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही थी। इसके एक हाथ में कलाशिन और दूसरे हाथ में कुछ और चीजें थीं जो फियत से निकाल कर लाई थी। इसने वो तमाम चीजें सोफे पर फेंक दी और पंडित रोहन की तरफ जाने लगी। मैं इसकी तरफ देख रहा था। इसके चेहरे पर खौफ और हश्त के तासुरात अब भी मौजूद थे। इसने रोहन के हाथ से शराब की बोतल झपट कर अपने होंठों से लगाई। देवी शायद किचन में से ये सब कुछ देख रही थी। चंद मिनट बाद वो किचन से निकली तो ट्रे में सिर्फ 2 कप थे। वो रोहन और कांवरी को शराब पीते देखकर समझ गई थी कि वो लोग चाय काफी नहीं पीगे। देवी काफी बनाकर लाई थी। स्ट्रांग ब्लैक काफी मेरी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक थी। मुझे इस वक्त इसी ही चीज की जरूरत थी। मैं और देवी आमने सामने बैठे काफी की चुस्कियां लेते रहे। क्या हुआ? देवी ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। पूजा, मुझे अफसोस है कि मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सका, मैंने अफसुर्दा से लहजे में कहा और फिर इसे तफसील बताने लगा। इस दौरान कांवरी और पंडित रोहन भी हमारे करीब आकर बैठ गए थे। रोहन के हाथ में अब भी शराब की बोतल थी जिससे वो वक्फे वक्फे से चुस्कियां ले रहा था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ सकी। मैं कह रहा था, उन्होंने जिस तरह हमें घेर उठा, इसे लगता था कि उन्हें हमारे वहां पहुंचने की खबर मिल गई थी और उन्होंने कोई कार्रवाई करने से पहले ही हमें बेबस कर दिया। उन्हें खबर कौन देगा? पंडित रोहन ने कहा। मनीलाल बहुत चालाक आदमी है, हो सकता है इसके आदमियों में से किसी को हम पर शुबा हो गया हो। पूजा, तुम कांवरी आमे, कोई भी इसकी जद में आ सकता था। हो सकता है तुम्हें आपूजा को पहचान कर फौरी तौर पर मनीलाल को इत्तला दे दी गई हो सकता है। मैंने सर हिलाया। लेकिन शक्ति वगैरह वहां कैसे पहुंचे? वो कौन लोग थे? मैं तो उन्हें लिफ्ट से निकलते देख कर डर गया। वो भी तुम्हारी तरह मेरे हमदर्द हैं, मैंने जवाब दिया। मनीलाल के जुल्म के खिलाफ वो भी सीना सपर हैं, अब तक बहुत काम कर चुके हैं। लेकिन मुझे हैरत है कि वो लोग वहां कैसे पहुंच गए। ये तो वही बता सकेंगे कि वो वहां कैसे पहुंच गए थे, लेकिन उनकी मुदाखलत की वजह से हमारी जान बच गई, पंडित रोहन ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला। अब मुझे यकीन है कि खिड़की के बाहर से गोली उन्होंने ही चलाई होगी। उन्हें किसी तरह पता चल गया होगा कि हम कहाँ हैं। इस गोली ने ही हमें बचा लिया। मेरे सामने आएंगे तो मैं उनका शुक्रिया जरूर अदा करूंगा। करिश्मा और पंडित काली भी गायब हो गए थे, मैंने कहा। मनीलाल का फरार भी मेरी समझ में नहीं आ सका। लिफ्ट नीचे पहुंची तो वो खाली थी। वो रास्ते में इस तरह कहाँ गायब हो गया? वो इस लिफ्ट में सवार ही नहीं हुआ होगा, रोहन ने जवाब दिया। ऑटोमेटिक लिफ्ट ऊपर की किसी मंजिल पर खाली हो तो खुद ब खुद ग्राउंड फ्लोर पर आ जाती है और मनीलाल वहां पर ही किसी कमरे में गायब हो गया होगा और करिश्मा वगैरह भी किसी कमरे में छप गए होंगे। हाँ, हो सकता है ऐसा ही हुआ हो। मैंने सर हिला दिया और कांवरी की तरफ देखने लगा। वो अपने आप को अभी तक पूरी तरह नहीं संभाल पाई थी। बेहतर है तुम जाकर सो जाओ।
थोड़ी नींद ले लोगी तो तुम्हारी तबीयत संभल जाएगी, मैंने कांवरी से कहा। हाँ ठीक है, तुम जाकर सो जाओ, रोहन ने भी मेरी तायद की। कांवरी उठकर अपने कमरे में चली गई। मनीलाल को अब तलाश करना मुश्किल हो जाएगा, पंडित रोहन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। इसे तलाश करना बहुत जरूरी है, वो जब तक जिंदा है मैं चैन से नहीं बैठ सकूंगा। इतना कुछ होते हुए भी मैं कैदियों की तरह इस बंगले में महसूर रहूंगा। अब तो करिश्मा और पंडित काली ने भी मुझे देख लिया है, वो लोग मुझे देखते ही पहचान लेंगे। मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो खौफजदा था और इस खौफ से वो इस बंगले में छुपा बैठा था। आज मैं इसे ये बावर करके बाहर ले गया था कि इसे कोई नहीं पहचान सकेगा, लेकिन मनीलाल ने इसे छठी उंगली से पहचान लिया था। इसे इस बात का भी अफसोस था कि इसके पास बेपनाह दौलत थी, लेकिन इसे खर्च करने का मौका नहीं मिल रहा था और वो इस बंगले में महसूर होकर रह गया था। डरते क्यों हो रोहन, मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। अगर तुम इसी तरह डरते रहे तो तुम्हारा पूरा जीवन उन्हीं दीवारों के अंदर गुजर जाएगा। हिम्मत करोगे तो अपने दुश्मन को खत्म कर सकोगे। आज तुमने जो कुछ किया, इसे अंदाजा होता है कि तुम कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ कर सकोगे। मनीलाल को भी ये पता चल गया है कि तुम अकेले नहीं हो। पहले तो मैं भी इससे छुपता फिरता था, लेकिन अपने कई आदमी मेरे हाथों मरवाने के बाद अब वो मुझसे छुपता फिर रहा है। अब वो हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता। हम इस पर हमला करेंगे 1-2 दिन में और ये भी पता चल जाएगा कि वो कहाँ छुपा हुआ है, और इसके बाद मैं इसे भागने का मौका नहीं दूंगा। तुम्हारी वजह से ही तो मुझे शक्ति मिली है कि मैंने पहली मर्तबा इस राक्षस का सामना किया था, पंडित रोहन ने कहा। और तुम साथ रहोगे तो मेरे अंदर ये शक्ति कायम रहेगी, बल्कि तुम मेरे साथ ही रहो। यहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरे पास दौलत की कमी नहीं, तुम देख चुके हो, जो चाहो जितना चाहो यहां ले सकते हो। बस इस राक्षस को जिंदा नहीं रहना चाहिए, इसका अंत ही मेरा जीवन है। और फिर हम देर तक बातें करते रहे।